नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश जी और लगातार हम आपको इलेक्शन से जुड़ा हर अपडेट दिखा रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी खबर हमारे पास आई है, इस बीच सीधे चलते हैं बड़ी खबर की ओर। ब्रेकिंग खबर जो हमारे साथ है, बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है और रुझानों में बीजेपी 188 सीटों पर आगे चल रही है, सरकार बनाती हुई दिख रही है। बंगाल रुझानों में टीएमसी 100 के नीचे आ गई है, 98 पे आकर के टीएमसी अभी टिकी हुई है। 6 राउंड के मतगणना जो है वो हो चुकी है। बंगाल में रुझानों में टीएमसी जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है और बीजेपी 188 सीटों के साथ जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी का आंकड़ा 100 के नीचे यानी 98 पे आकर अटक गया है। अच्छा मुकेश जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल तो अब ममता दीदी के हाथों से फिसलता हुआ लगभग फिसल चुका, अगर आप इस पे बात करें तो वो तो फिसल चुका हाथ से। मतलब 4 मई ममता गई, जो एक ट्रेंड चलाया था बीजेपी वालों ने, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अब सही है कि 4 मई ममता गई। और रुझान जो आ रहे हैं हमारे पास काउंटिंग के, उसमें यही दिख रहा है कि ममता तो गई, अब उसका कोई जो है नाम लेवा नहीं है। और लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रिया, अभी हम लोग ब्रेक में जो बात कर रहे थे कि भवानीपुर जो सीट है, क्योंकि इससे पहले जो है नंदीग्राम में ममता हार चुकी थी। नंदीग्राम के बाद वो भवानीपुर गई। भवानीपुर उनका गृह जिला है और उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है और वहां पर उनको जो है पिछली बार वो उपचुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार उन्हें शुभेंदु अधिकारी जो है उनको पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में भी जो है उनको हराया था और जहां ममता जाती हैं वो वहीं पर जाकर के उसे चुनौती देते हैं और उस चुनौती में वो पिछली बार तो हार गए थे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने उसको लगता है कि वो पटखनी देने में कामयाब होंगे। और वहां का जो इक्वेशन है भवानीपुर का, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भवानीपुर में जो अगर डेमोग्राफी की बात करें तो हिंदू और मुसलमानों की संख्या जो है करीब करीब बराबर, और हिंदू जो है बीजेपी के जो वोटर जो कहते हैं बीजेपी के हमारे वोटर वो एग्रेसिवली वोट करते हैं, लेकिन जो एक जो डिसिसिव फोर्स है वहां पे वो है गुजरात और राजस्थान के जो मारवाड़ी है, वो वहां पर करीब 8 से 9% उनकी आबादी है और वो हमेशा सरकार के साथ जो है वो वोट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना व्यापार करना है और उन्हें लगता है कि जिसकी सरकार रहेगी अगर उसके साथ में रहेंगे तो शायद उन्हें फायदा होगा। और एक तरीके से देखिए, जो व्यापारी होते हैं जो बाजार में काम करते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है तापमान क्या चल रहा है। तो उनका जो आकलन था, उनका आकलन ये था कि टीएमसी जीत रही है तो वो टीएमसी को दे रहे थे। इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट किया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तापमान जो है इस बार बीजेपी की तरफ है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अच्छा मुकेश जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, 2021 का चुनाव देखे 77 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी और ममता बनर्जी ने 215 क्लीन स्वीप वहां पर किया था, लेकिन अब की बार अगर इतना बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है, इसके पीछे आप मुख्य वजह क्या समझ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है, देखिए ममता के साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें मुस्लिम भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब की बार अगर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी देखिए क्लीन स्वीप करते हुए, और जैसा आपने कहा कि निकल चुका है पश्चिम बंगाल उनके हाथों से, इसके पीछे क्या फैक्टर? देखिए दो तीन वजह जो है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल को अगर आप जब, और हमारे पास अभी शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया आ रही है, उनकी प्रतिक्रिया पहले सुन लेते हैं, उसके बाद ये जो आपने जो सवाल किया वो देखेंगे। नंदीग्राम में मेरा लीड 7000 के करीब करीब है और भवानीपुर में फर्स्ट राउंड में मेरा 2000 माइनस था, अभी 4200 लीड हुआ है। 2000 कवर करके 2000 प्लस में मैं आगे हूँ। अभी जो 3 राउंड आने वाला है उसमें मेरा 3-4 राउंड तक मेरा नुकसान होगा, काफी मेकअप करके ममता बनर्जी का लीड होगा, लेकिन आखिरी फाइनली मैं जीतूंगा, बीजेपी जीतेगा। तो ये फ्रेंड्स फिर भी देख रहे हैं, कुछ देर में रिजल्ट्स फाइनल भी हो जाएंगे, पर जो रिजल्ट्स की ओर हम बढ़ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मेगा जीत, बम्पर जीत मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी जीत और एक संदेश है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने भय वाली सरकार चलाई थी, वहां पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की थी, और मोदी जी की जो लहर है वो देश भर में नजर आ रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, जहां पर तीसरी बार हमारी सरकार बम्पर मार्जिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है। तो सियासत के महासंग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ नए गेस्ट पैनल जुड़ गए हैं। तनीषा रॉय हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं, और इसके अलावा अविनाश जी और प्रोफेसर साहब हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। और अगर अविनाश जी, आपको क्या आवाज़ मिल रही है? अविनाश जी क्या जुड़े हुए हैं हमारे साथ? अविनाश जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, एक जो बात कही जा रही है, खास मैं तमिलनाडु के बाद जो है मैं वेस्ट बंगाल में आ रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में लगातार 3 बार से ममता की सरकार थी और इस बार भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे। बहुत सारे जो एग्जिट पोल आए थे उसमें
टीएमसी को भी सरकार बनाते हुए दिखाया गया था, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट थी और बीजेपी का यही कॉन्फिडेंस पिछले चुनाव में था, इसलिए बीजेपी के कॉन्फिडेंस पे लोग जो है उतना यकीन नहीं कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसको लेकर के इस बार ये बदलाव हुए हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई थी, क्या आपको लगता है कि उसका असर भी वेस्ट बंगाल के चुनाव पे हुआ? क्या जो घुसपैठिए का जो मुद्दा था वो मुद्दा लीड किया, या 3 बार के सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो ममता को ले डूबी? मुकेश जी, पुनः अब जो आपने बात अभी बोला है, देखिए कोई भी इलेक्शन जीता या हारा जाता है उसका एक फैक्टर तो कभी नहीं होता, बराबर कपल ऑफ फैक्टर होते हैं, 2-3 फैक्टर होते हैं। पर मूलतः जो आपने बात बोली है, अगर आप सीट जो भाजपा जीत रही है, हालांकि भाजपा अक्रॉस जीत रही है, पर जो सबसे बड़ी जीत जो भाजपा की हो रही है वो पूरी की पूरी वहां हो रही है जो डिस्ट्रिक्ट या जो असेंबली सेगमेंट बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। और उसका कारण समझिए, वहां बांग्लादेश में जमायते इस्लामी पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर जीता है बांग्लादेश का। कोई भी सेंट्रल में उसका सीट नहीं है, कोई भी ईस्टर्न बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है। जो भी है वो वेस्टर्न बांग्लादेश में, जो कि भारत का बॉर्डर लगता है। और बंगाल में भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हो रही है, कराची की जो जीत हो रही है, बिल्कुल ये बात सही है कि सब जगह से सीट मिल रही है, पर नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक जो हमारा बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगता है वो पूरा का पूरा भगवाकरण हो गया है। उसका कारण यह है कि भाजपा इस बार इस बात को, अगेन मैं फिर कह रहा हूं, एक फैक्टर नहीं होता है, भाजपा ने भी अपनी रणनीति बदली। पिछले बार कैलाश विजयवर्गीय या इस तरह के लोग जो बाहरी, जिनको टैग लगा करके बाहरी घोषित किया गया था, भाजपा ने इस बार बहुत ही कायदे से अपने लोकल कार्यकर्ता को कैपेसिटी बढ़ाई, उनकी अपने लोकल जो भी उनके कनेक्ट थे, झारमुड़ी खाने से काफी बेहतरीन था। और नैरेटिव यही जो पिछली बार हार गई थी बीजेपी। मैडम मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं। और तीसरी बात यह है कि भाजपा ने 245 या 294 सीट नहीं लड़ी। भाजपा ये जानती थी कि हमारा स्ट्रेंथ केवल 221 सीट पे है और हमारा रिसोर्स लिमिटेड है, तो भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ 221 सीट पे अपने आप को कंसंट्रेट किया। और अगर भाजपा जीतती है तो ये आप समझिए कि ये जो 230 सीट का रिजल्ट है, 294 सीट का रिजल्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा इलेक्शन लड़ा है अमित शाह और मोदी जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। और तीसरी बात, ममता के तोलेबाज, ममता की जो ग्राउंड लेवल की जो एंटी इनकम, ममता के लिए कोई इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पर उनकी तुष्टीकरण मां माटी मानुष बन गया था, मुल्ला मौलवी और मदरसा। ये जब बदलाव हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी और घुसपैठिए का मुद्दा, एसआईआर को लेकर के जो बड़ी लड़ाई ममता लड़ी कोर्ट में, ये सब उनके खिलाफ गया। और ये इसी वजह से आज भाजपा हो ना हो, मेरे समझ से 190 से 195 सीट के भीतर रहेगी। यानी जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी उसमें सफल होती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान जुड़े हुए हैं। रियलिटी थी जी सर, जी वो नैरेटिव नहीं, वो रियलिटी थी जो लोगों तक पहुंचाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मैं उनके पास सीधा जाना चाहूँगा। और ये जो बातें अविनाश जी ने कही है, मैं चाहूँगा जी कि आप उसकी प्रतिक्रिया दें, उस पर क्या आप सहमत हैं जिस तरीके से अविनाश जी ने डिफाइन किया है, जो एनालाइज किया है बंगाल की राजनीति को? क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस हालांकि बंगाल में कहीं पे ठहर नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे निष्क्रिय थी वो इनडायरेक्टली टीएमसी को मजबूत करने के लिए थी, क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ये बात कहीं से दिखी नहीं वहां पे बंगाल में किसी को भी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पिछले 2-3 बार से तो साफ तौर पे पब्लिक को दिख रहा था कि कांग्रेस यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि केवल अपना प्रेजेंस दिखा रही है, अपना अटेंडेंस बना रही है। देखिए, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज निश्चित तौर पर लोकतंत्र का एक अच्छे पर्व का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है। और आपने मुझे अविनाश जी के बारे में पूछा और बंगाल में कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता पर प्रश्न उठाया। निश्चित तौर पर मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक जमाना था कि इंदिरा गांधी जी ने अपने एक सचिव का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के द्वारा उनके सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर सेना की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया, लोकतंत्र का इस्तेमाल घातक उनको करने के लिए नहीं किया, ना भी किसी समय। आप गलत इतिहास बोल रहे हैं सर, आप गलत इतिहास बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद।
बिल्कुल सही आप उसके बाद इमरजेंसी लगा दी थी। इतिहास का काला अध्याय शुरू किया था आपने, गलत इतिहास मत बताइए। अरे इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन जब ये कर दिया गया था तो उसने इमरजेंसी लगाई थी, और वो इमरजेंसी आज तक हमारे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही इंदिरा गांधी लेके आई थी। क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? आ रहा हूँ, सुनिए ना सिंह साहब, सुन लीजिए। अगर हमने इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया तो हमने उसको काला अध्याय, आप जिस तरह कहते हैं, हमने उस गलतियों को स्वीकार किया नहीं। आज तक आपके किसी भी नेता ने माफी नहीं मांगी इमरजेंसी के लिए, आज तक किसी भी नेता ने माफी नहीं मांगी। जलियांवाला बाग के लिए इंग्लैंड ने की महारानी ने आकर के माफी मांग ली 100 वर्ष के बाद, लेकिन आज तक जो है इमरजेंसी के लिए कांग्रेस के किसी नेता ने माफी नहीं मांगी। तो ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? आप गलत इतिहास मत बताइए लोगों को। समुद्र के पास नजदीक पहुंच गई है, अब उसकी केरला के आगे केवल समुद्र की गहराई है। कांग्रेस उसी तरफ पहुंच गई है, केरला तक पहुंच गई है। अब आगे 5 साल में वो समुद्र की गहराई की तरफ जाएगी, जहां उसका जगह है। आशीष मिश्रा जी, आप मानते हैं कि अब की बार जो दमखम कांग्रेस को लगाना चाहिए था, जो जोर लगाना चाहिए था, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, और यही वजह है जो रुझान है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। बड़ा फुहड़ नेता है आपका, वो आप खुद जानते हो। मस्कट में मस्ती चल रही है सर। अविनाश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, जरा सा इनकी बात भी सुने जी। पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री कार्यालय कभी नहीं गए। ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन के बैठा हुआ। भाई अपनी पार्टी का प्रचार करना, इसमें बुराई क्या है सर? आपको यही बात तो कह रहे थे, राहुल गांधी को प्रचार करना चाहिए था तो वो मस्कट घूम रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं। शुरुआती दौर में आपने कहा था, आपकी पार्टी ने, कि नरेंद्र मोदी देश में नहीं रहते। भाई विदेश में जो घूम रहे थे, उन्होंने देश की जो छवि बनाई उसी का फायदा आज हमें मिल रहा है। पवन खेड़ा टाइप के प्रवक्ता मत बनिए प्लीज, पवन खेड़ा टाइप के प्रवक्ता मत बनिए। पवन खेड़ा जी है ना, सीना ठोक के सामने खड़े बिल्कुल, बहुत प्रयास किया ना। बेल पर है, बेल पर है। ठीक है अविनाश जी प्लीज इनको एक बार पूरा सुनते हैं जी। बेल पर है, बेल पे है। ठीक है अविनाश जी, एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनते हैं। देखिए कोई नहीं सुनता है, कम से कम हम तो सुने, जनता तो सुने। जनता तो नहीं सुन रही है, हमारे दर्शक तो सुने। आपको एक बार अविनाश जी इनको बोलने दीजिए। अविनाश जी एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दीजिए जी। मैं बहुत देखा है, जेल का डर मत दिखाओ। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में भी सबको जेल भेज देते, खाए ना मुखी, मांगे देश से माफी। राहुल गांधी, ठीक है सर, अभी हम लोग आज के रिजल्ट पे बात करते हैं। आज के रिजल्ट पे बातें, आपसी बातें अविनाश जी प्लीज आपसी टकराव मत कीजिए। दर्शक आप लोगों को सुनने नहीं आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। दर्शक जो है हमारा इस एनालिसिस को सुनने के लिए आए। अविनाश जी प्लीज डोंट बी पर्सनल, जी मिश्रा जी तमिलनाडु और केरला में अच्छी खबर आपके लिए आ रही है। मिश्रा जी मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, मिश्रा जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मिश्रा जी अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो केरला में जो रिजल्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं, केरला के बारे में अच्छी खबर है वहां से आपके लिए। बाकी जगह तो आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाकी जगह आपके नेता, केरल में भी हालांकि प्रचार बहुत कम किया उन्होंने, लेकिन केरल में कांग्रेस का प्रभाव दिख रहा है। मिश्रा जी ये तो अभी शाम को जब नतीजे सब बाहर आएंगे, हाँ। तो उसके बाद ये हो पाएगा कि कहाँ क्या खेल हुआ है, क्या खेल खेला गया है। निश्चित तौर पर ज्ञानेश भाई ने और जुमलेंद्र भाई ने जितनी भी मेहनत करनी थी वो लोगों ने मेहनत किया। इस बात को हम आपको रोकना चाहिए मुकेश जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर ये बोल रहे हैं। ठीक है अब बोल ठीक है बोल देख चुके हैं। और ये खेल आज से नहीं, जब सीजीआई को निकाला गया तभी से अब देखिए ये कितना पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट के जजमेंट पे हम लोग टिप्पणी नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उन्हें नहीं दिया था। उसकी मेरिट क्या थी केस की, उस पर चर्चा नहीं हो रही क्योंकि अभी विषय नहीं है। अभी हम लोग विषय जो है, जो परिणाम आ रहे हैं उस परिणाम पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, मैं एक बार उससे जाऊंगा। रिया बिल्कुल, निशी भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई है। निशी क्या लगता है, देखिए जब हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, मौजूदा समय में एक पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी का कमल नहीं खिला था, वो भी अब शुरुआती रुझान में होता हुआ नजर आ रहा है। निशी क्या लगता है, देखिए 21 राज्य जहां मौजूदा समय में बीजेपी की डायरेक्ट या गठबंधन में सरकार, 16 ऐसे राज्य जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री, और अगर पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो एक और कहते हैं ना हीरा जो है उस क्राउन में जुड़ जाएगा। नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे कर्क रेखा को अगर आप गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं तो पूरे जो कर्क रेखा है हमारे भारत की, वहां पूरा भगवा है।
अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो पूरा कर्क रेखा भगवे रंग में हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल से लेके अरेबियन सी तक, हिंदी बेल्ट में एकमात्र ऐसा पश्चिम बंगाल ही राज्य बचा था जहां पर कमल खिलना बाकी था, और वहां पर भी अब रुझानों के माध्यम से जब समझा जा रहा है, क्योंकि काफी हद तक तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तस्वीरें क्लियर होना लाजमी है, तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है। और 4 मई कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, एक नैरेटिव सेट किया गया था, 4 मई ममता गई, तो वो बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सीट पर वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी का जो सुपड़ा है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। हालांकि अभी वहां पर कमल खिलना बाकी इसलिए भी था क्योंकि वहां पर काफी सारी चुनौतियां थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट स्थापित करने, अपनी जगह बनाने में काफी समय लगा और उसी का फायदा टीएमसी को मिलता रहा। लेकिन अब वो जब वक्त आया तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करते हुए पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की जो खुद की सीट थी उसको भी पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके जाल बुना जा रहा था, अंदर ही अंदर सेटिंग चल रही थी, उन मुद्दों को यहाँ पर जमाया जा रहा था, एक ऑप्शन सेट किया जा रहा था कि इस ऑप्शन को अगर आप लाएंगे तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदल सकती है। यानी बीजेपी ने जो मेहनत करी, जो पसीना बहाया, वो साफ तौर पर रुझानों में निश्चित नजर आता हुआ। मिश्रा जी, लेकिन सर देखिए, केरलम से आप लोगों के लिए गुड न्यूज, लेकिन बाकी राज्यों का क्या समझे सर? क्या लगता है कहां खामी रह गई? हम लगातार टैली भी अपने दर्शकों को दिखा रहे, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एक भी सीट पर लीड करती हुई या आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति, क्या लगता है मिश्रा जी? देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदर्शन पे यदि बात हो रही है तो निश्चित तौर पर, और ममता बनर्जी पर, तो निश्चित तौर पर टीएमसी को इस बात का आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि विपक्ष के वोट बट कहाँ रहे हैं और क्यों बट रहे हैं। और हमने चुनाव जब लड़ा तो हमने निश्चित तौर पर जो सच्चाई थी उसके सामने चुनाव लड़ा। मैं ममता बनर्जी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ बतौर एक महिला उन्होंने अच्छा चुनाव एक लड़ा। चलिए, आप कह रहे टीएमसी को आत्मचिंतन की जरूरत है सर, कांग्रेस का क्या? बता रहा हूँ, कांग्रेस का बता रहा हूँ। हमने पहले बताया कि हमने किसी भी संवैधानिक संस्थाओं का गलत उपयोग नहीं किया, हमने कोई जोर जबरदस्ती लेना, हम ना ज्ञानेश के सहारे गए ना हम धनादेश के सहारे गए। जितना भी प्रयास करना था, अभी हमारे अविनाश भाई ने स्पष्ट रूप से बता दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 221 221 सीटों पे मेहनत किया, लेकिन 230 सीटें वो जीत रही है। मेहनत ही 221 सीटों पे हो रही है और जीत उनको 230 सीटों पे हो रही है। और कम से कम अगर हुआ तो भी आप गलत बोल रहे हैं सर। नहीं, आप बोल लीजिए। आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड अपना खुद का ही, तो आप इनका समझ सकते हैं। और अभी जैसा हमारी निशु बहन ने बताया, तो आपने इनका भी सुना होगा, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर जगह पे सेटिंग की, प्रॉपर जगह पे सेटिंग की। ठीक है, जो हो रहा है सामने ही हो रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि किसकी भी सरकार बने, आने वाले 5 वर्षों में जो जो वादे इनके किए गए हैं वो वादे किस प्रकार से ये पूरे करते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में इन्होंने लाडली बहना योजना का किया था, कभी कई लोगों ने जिम्मेदारी ली, जिन 60 लाख महिलाओं का नाम आज बाहर किया गया है ये बताकर कि वो अपात्र थी। क्या वो बता सकती है सरकार कि पिछले 2 वर्षों में लगातार जिस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए 60 लाख लोगों को जो आज अपात्र घोषित किए गए हैं, उनके खाते में जो 1500 रुपए डाले गए थे, वो पैसे किसके थे? ठीक है, उसका जवाब भी देंगे। अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे थे जो आपने कहा, अविनाश जी जवाब दीजिए। जी, मैं जो भी वो बोल रहे थे ठीक है, संदर्भ उनका बिल्कुल सही था जी। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा स्ट्रेटजी के तौर पे, आपने पूछा कारण क्या है भाजपा के जीत का, तो मैंने कई कारण जुड़ाए। उसमें मैंने कहा कि स्ट्रेटजी के तौर पे भाजपा को जब ये ऐसा महसूस हुआ पिछली बार हारने के बाद कि भाई हम पूरी तरह से हम 294 सीट पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो हम बिल्कुल ही रायता की तरह फैल जाएंगे, तो उन्होंने 220 221 सीट, जहां पे वो पिछली बार 10,000 से कम पे हारे थे, 5,000 से कम पे हारे थे, इस तरह से ब्रेक डाउन करके बड़ी साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, अच्छा कल सुनने को यह आया कि भाजपा के भवानीपुर में 50 पोलिंग एजेंट कम थे, वो थे ही नहीं। क्यों रहेंगे भाई, जब हमें पता ही है कि भाई उस पोलिंग एजेंट का कहीं और दरकार है और हमारे पास कम है, तो वो वहां पे क्यों रहेंगे जहां उनकी दरकार नहीं है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी इलेक्शन में स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी चीज होती है जो कि कांग्रेस नहीं समझ सकती है। अब आप स्ट्रैटेजी की बात देखिए, पिछली बार बात तो अविनाश जी नहीं कहिएगा, स्ट्रैटेजी तो कांग्रेस भी बहुत अच्छे से समझती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली बंगाल से अपने आप को दूर रखा।
नहीं 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 ये बिल्कुल कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली अपने आप को बंगाल से दूर रखा, क्योंकि कांग्रेस अगर वहां पर एक्टिवली लड़ती तो बीजेपी को तो वैसे ही क्लीन स्वीप हो जाना था। तो कांग्रेस और लेफ्ट तो स्ट्रैटेजिकली अपने आप को बीजेपी को हराने के लिए इनडायरेक्टली जो है मैदान से दूर थी। बिल्कुल आप बिल्कुल ये बात कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां कुछ करती हुई नजर नहीं आई। पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बंगाल जैसा राज्य जहां पे आपकी सरकार रह चुकी है 35-40 साल तक, इंडिपेंडेंस के बाद से बड़े बड़े नाम वहां पे है, आपका सबसे बड़ा लीडर जो पिछले बार तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन था वो वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके कंपेनिंग में नहीं गए। बात उसकी नहीं है, बात तभी मैं कहा बात फुहरता की है, बात फुहर नेता की है। आपकी सोच फुहर होती है, आपके एक्शन फुहर होते हैं। और आज के डेट में आप ये देखिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं मुकेश जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, बल्कि 1 मिनट का। बराबर आपने केरला में देखा होगा कि कभी एलडीएफ जीतता है, कभी यूडीएफ जीतता है। पिछली बार एकमात्र ऐसा ओकेजन था जब एलडीएफ दूसरी बार जीत के आ गई। बताइए कांग्रेस का कौन था वहां से एमपी? राहुल गांधी थे। कांग्रेस वापस जीत के आ गए। इस बार देखिए, सॉरी एलडीएफ जीत के आ गए, इस बार यूडीएफ जीत के आई है 10 साल के बाद। बिल्कुल अविनाश जी, आप बोलते रहिए, लेकिन अभी बीजेपी कार्यालय में ले चलता हूं। बीजेपी कार्यालय में जो है जीत का जश्न जो है प्रियंका गांधी आई केरला में, बिल्कुल एक तरीके से शुरू हो गया है। और एक बार मैं बीजेपी कार्यालय ले चलूंगा अपने दर्शकों को, वहां के जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, वहां पे जो सीन है, वहां पर बंगाल की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, बंगाल से है। और वहां पर जो है गुलाल खेले जा रहे हैं कि काफी वहां पर जो है रिचुअल्स है। एक तरीके से कोई भी शुभ काम होता है तो वहां लोग गुलाल लगाते हैं। और जैसा कि बंगाल में ये जो रिचुअल है दुर्गा पूजा के दौरान जो है लोग ये लगाते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। और हर एक जीत को इसी गुलाल से सेलिब्रेट करते हैं बंगाल में। तो ये जो चीजें हैं वो बंगाल में शुरू हो गई, यानी बंगाल में जो है एक तरफा जीत जो है बीजेपी को मिल रही है। जी, वो स्टार्ट हो गया है। खेला जो कि दुर्गा मां का जब विसर्जन होता है तो सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। और इससे आपको समझ में आएगा कि महिलाओं का कितना बड़ा इशू था बंगाल में। ये रेप, मर्डर, लोगों को धमकी देना, महिलाओं को काट देने का, बलात्कार की धमकी। कल तक फाल्टा में आपने देखा महिलाएं सड़क पे आ गई थी, उनके बच्चों को काटने की, उनके रेप की धमकी मिल रही थी। ये जहांगीर खान, बताइए ये देश है? ये इस डेमोक्रेसी की बात करते हैं मिश्रा जी? आप बताइए कि अगर इसके खिलाफ भाजपा अगर कड़ा रुख अपनाती है तो उसको बोलते हैं ये कम्युनिज्म कर रहे हैं, ये हिंदुत्व कर रहे हैं। अरे देश डेमोक्रेसी से चलेगा, देश पॉलिटिकल पार्टी से चलेगा। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, जवाब दे लीजिए, आपने बोल दिया, जवाब दे लीजिए एक बार। जी मिश्रा जी। अविनाश भाई को सबसे पहले जब बलात्कार, हत्या और महिलाओं की बात आती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अंकुश लगाने की जरूरत है, जो सड़क से लेके महल तक किसी महिला को पद देने के, जिला उपाध्यक्ष का पद देने के नाम पे हम बिस्तर होने की बात। आपने बिल क्यों गिरा दिया पार्लियामेंट में? आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं सपोर्ट किया? अविनाश जी बीच में नहीं, वो जब वो बोल रहे थे तो आप बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रहे हैं तो आप भी बीच में मत बोलिए। जी मुझे एक बात बताइए, वर्ष 2023 में जो बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उसको ये डिनाई करती है कि वो बिल पास नहीं हुआ है, वो बिल गिर गया है? अरे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह 33% आरक्षण का पास हो गया है, आपको पता है? नहीं, ये बिल नहीं था, ये अमेंडमेंट था, ये अमेंडमेंट था। अरे ये अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था भैया, ये बात कर रहे हैं मुकेश जी। 131वां अमेंडमेंट था जो पास नहीं हुआ। ठीक है, चलिए उस पर बहस बाद में करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या ये कानून, महिला 33% आरक्षण का कानून नहीं पास हुआ है? हुआ है ना? आप इलेक्शन रिजल्ट पे रहिए मिश्रा जी, छोड़िए वो किसी और दिन कर ले। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? असम में क्या एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा जीत की हैट्रिक लगाएंगे? सवाल कई हैं, उन पर चर्चा भी हम जारी रखेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए आंकड़ों का खेल शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यही आंकड़े रुझानों में नजर आ रहे हैं और आगे चलकर रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होंगे। सवाल यह है कि क्या अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है? कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां कई बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर भी आप सभी को बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं, रुझानों में बीजेपी 189 सीटों पर आगे चल रही है, सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। और अभी कुछ देर पहले जो टीएमसी 100 के नीचे थी वो 100 के आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है और सरकार से बाहर जाती हुई दिख रही है। बीजेपी जो है 89 सीट पर आगे लेकर के सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। अब अगली जो ब्रेकिंग है वो हमें असम से मिल रही है। असम के रुझानों में भी बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। बीजेपी को 98 सीट पे जो है बढ़त वहां पर मिली है और बीजेपी वहां पर बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे 2/3 मेजॉरिटी की तरफ वहां बढ़ रही है। और कांग्रेस केवल 26 सीटों पर आकर के सिमट गई है। यानी बीजेपी कांग्रेस को दोनों राज्यों में पीछे छोड़ते हुए असम और बंगाल में जो है सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ है। आशीष मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, लगातार हमारे साथ हैं। और एडवोकेट अविनाश सिंह जी भी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। और हमारी सहयोगी निशी भाटी भी हमारे साथ है। और अविनाश जी अपनी बात को पूरा करें, बीच में मैंने आपको रोक दिया था, उससे बात करेंगे, उसके बाद मैं निशी के पास जाऊंगा। अपनी बात पूरी करें अविनाश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं, ऑडियो नहीं आ रही। आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। बात तो पूरी तब कर पाऊंगा जब मेरा फ्लो वापस आएगा। अगर आप सवाल पूछेंगे तो जवाब दूंगा, वरना मैं भूल चुका हूं कि मैं क्या बोल ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन इससे तब आप सोचते रहिए, तब तक मैं निशी भाटिया के पास जाता हूं। निशी, अभी जिस तरीके से खबरें आ रही है पांचों राज्यों में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस केरल को अगर छोड़ देते सभी जगह पीछे जा रही है। पॉलिटिकल सर्किल में आप जाती है, पॉलिटिकल सर्किल में आपसे बात हुई क्या सुबह से बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं से जो आपकी बात हुई है, क्या किसी ने कोई वैसी प्रतिक्रिया दी है कि ऐसे ये तो होना ही था? क्योंकि ज्यादातर जो ऑफ द कैमरा कांग्रेस के नेता है वो बता रही है तो हमें पता था। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं को काफी हद तक प्रेडिक्शन हो जाती है। अक्सर चुनावों से पहले वो प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से तो हमारी सरकार गई, यहाँ से हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है और वोट चोरी का ही नतीजा होता है कि धीरे धीरे करके सरकार का खल्ला, जो जिसे कहेंगे कांग्रेस का दबदबा कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वाकई में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। ईवीएम से वोट चोरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है और ये सब कानूनन प्रक्रिया के दौर पर है। और देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बार बार चेकिंग करता है उन तमाम लोगों के बीच, उस इलेक्शन कमीशन जब ईवीएम को खोलता है, वीवीपैट के जैसे कहेंगे कि वोट काउंटिंग होती है, तो ऐसे में ये आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को काफी हद तक तो ये स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जहां जहां मेरा दौरा होता है वहां वो लोकप्रिय नेता हैं, तो लोकप्रिय बातें करते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आगे रखते हैं, तो काफी हद तक वो एक वर्ड कनेक्शन हो जाता है। तो जनता को ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारी सरकारी ऑल्टरनेटिव प्लान है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी सरकार बने। लेकिन कांग्रेस काफी हद तक इन चीजों को कोरिलेट करने में पीछे हटती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर साउथ की बात की जाए, केरल की आप बार बार बात कर रही हैं, तो केरल में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बार बार कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी और काफी हद तक केरल में उनका दबदबा भी नजर आता है। तमिलनाडु की बात कर लें या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें या असम की बात कर लें, तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस का जो अगर बीजेपी के लेवल पर देखा जाए तो प्रदर्शन बहुत कम रहे। और जिस तरीके से लोकप्रिय नेताओं की बात कर लें या फिर उनके प्रतिनिधियों की बात कर लें नेशनल पार्टीज के, तो कांग्रेस के जो नेशनल लीडर्स हैं वो बहुत कम वहां पर जाते हुए नजर आए। वो वहां पर उनका जो रैलियां जो है काफी बेहद कम की गई। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ है कांग्रेस से। आशीष जी, देखिए निशी भी वही कह रही है कि जो जोर लगाना चाहिए था वो जोर लगता हुआ कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आया। और आशीष जी देखिए, पिछली बार भी अगर मैं बात करूं, हरियाणा चुनाव हुआ, आप लोगों ने वोट चोरी का आरोप लगाया, राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा, हाइड्रोजन बम फोड़ा, लेकिन उसका कुछ नजर ग्राउंड पर एक असर नहीं दिखा उसका। लेकिन रिया, मैं इसमें एक चीज और कंक्लूड करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्शन मूड में रहती है और इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो 24/7 सिर्फ इलेक्शन पर फोकस रहती है और वो इलेक्शन मूड में नजर आती है। तो अगर उनका कोई भी मुंह से शब्द निकलता है और भाषणों के माध्यम से वो कुछ भी कहते हैं तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है और इसीलिए एक बेनिफिट जो है वो क्रॉस चेक उनको मिलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पर वो फोकस करती हुई नजर आती है, लेकिन अगर पूरे साल भीतर देख लिया जाए या फिर चुनाव से पहले भी अपने चुनावी कार्यकाल में देख लिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 24/7 चुनावी मोड में ही नजर आती है। बीजेपी कहती भी है, बीजेपी रिया कहती भी है कि एक चुनाव खत्म होता है और जो संगठन और जो कार्यकर्ता वो दूसरे चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी धीरे धीरे करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, भारत की छोड़िए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। और ये चीज उनको कहीं ना कहीं उनके
उनके रिजल्ट में आने वाले चुनाव में रिफ्लेक्ट भी होता है। मैं मिश्रा जी आपसे और अविनाश जी दोनों से मैं एक सवाल पूछूंगा, बारी बारी से मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें कि जिस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं 5 में, ये तो अब आने वाला जो चुनाव है 2026 है, 2027 में 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में भी होने वाले हैं। क्या आपको लगता है यह जो चुनाव है इस रिजल्ट का एक जो रिफ्लेक्शन, एक जो छाया है, क्या इन दोनों चुनाव पे पड़ेगा और जो बूस्ट कार्यकर्ताओं के मनोबल में होगा ये देगा और 2027 का चुनाव बीजेपी इसी पेस में जीत लेगी? देखिए, आपने सभी लोगों का मिला के 3-4 प्रश्न हुआ, तो मैं थोड़ा सा समय चाहता हूँ, बात बारी से मैं क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा। पहले तो मैं अविनाश भाई के ऊपर करता हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि ये सिंदूर खेला है, सिंदूर खेला है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने माता दुर्गा को सिंदूर अर्पण करना सीखा है, किसी भी महिला या माता बहन के सिंदूर के साथ खेलना नहीं सीखा है। जैसे कि पहलगाम में सिंदूर के साथ बहनों के खेला गया और वो आपको पता ही नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं, आपको कुछ नहीं पता। देखिए मिश्रा जी, अविनाश जी मैं आपके पास आऊंगा। मैंने शुरू में ही कह दिया कि मैं दोनों जो के पास जाऊंगा, दोनों को बराबर समय मिलेगा। देखिए दर्शक जो है ना लड़ाई झगड़ा सुनने नहीं आए, आप दोनों की बातें सुनने आए। जी मैं देखिए लड़ाई नहीं करता, जो सच्चाई है मैं वही बताऊं कि पहलगाम से लेके और पार्लियामेंट तक देश की महिलाओं के सिंदूर के साथ में खेलने का यदि किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी चीज, महिलाओं की अस्मिता और सम्मान की जब बात आती है तो देश में हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जिन्हें यह पता होता है कि किसी की गर्लफ्रेंड है, उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये हमारे देश मैं एक चीज बताऊं, ये अमर्यादित बातें हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। अब आप जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं मिश्रा जी, नहीं जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई इस चुनाव का परिणाम जो है, इस चुनाव का परिणाम आने वाले चुनाव में कैसे हो, क्या पड़ेगा, कांग्रेस क्या सीखेगी, बीजेपी क्या सीखेगी, अब मैं चाह रहा हूँ उस पर आप फोकस करें। जी आप बार बार आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो मैं आपको बताता हूँ पश्चिम बंगाल में जो आज प्रदर्शन आप देख रहे हैं, मैंने शाम तक का जो आपसे समय मांगा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 15, 20, 30 वर्षों में, ठीक है, मैं मिश्रा जी मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। 30 सेकंड के लिए बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है तमिलनाडु से जो ब्रेकिंग खबर आ रही है कि तमिलनाडु में चुनावी नतीजे से जश्न का माहौल है और टीवी के कार्यकर्ताओं के बीच ये जश्न का माहौल है और वो जीत का जश्न मना रहे हैं। रुझानों में विजय की पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है, सबसे पहली बार चुनाव में उतरी और सबसे बड़ी पार्टी बनके उतरी है और तमिलनाडु में चुनावी नतीजे का जश्न का माहौल है। टीवी कार्यकर्ताओं के बीच वो जश्न मनाया जा रहा है और एक्टर विजय जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों ने वहां पर जो है तमिलनाडु में स्टालिन के खिलाफ जो है वोट दिया है और उसका सीधा फायदा टीवी की कार्यकर्ताओं टीवी के को मिला है और वहां पर विजय जो है सबसे बड़ी पार्टी टीवी की उठती है, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसा लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा इफ एंड बट की बात नहीं आ रही है। रिया बिल्कुल, देखिए वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। आशीष जी आप बात पूरी कर लीजिए सर। अब आते हैं बंगाल की बात। तो मैं आपको बताता हूँ जिस प्रकार से बंगाल में प्रदर्शन हुआ है, शाम तक उसके नतीजे आएंगे। मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जोर का झटका इनको धीरे से लगा था, आप वही समझ लीजिएगा कि आज उत्तर प्रदेश के ही नतीजों का परिणाम है कि आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे आ गई है, जो कि 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में हमारा कैडर एक तरह से खत्म हो चुका था, जिससे उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ। हमको जरूरत थी हमारे कार्यकर्ताओं को ठीक है, प्लीज सच बोल रहे हैं आशीष जी, सच बोल रहे हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, अविनाश जी इनको बोलने दीजिए, अविनाश जी बोलने दीजिए प्लीज। जी देखिए, ये बेशर्मी की हंसी का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की दावा कर रही है, लेकिन आज भी इनको राज्यसभा भी भेजने के लिए हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों के नेताओं का ही सहारा लेना। पहले उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाओ, बाद में उनको धीरे से अपने पास बुलाओ, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाओ, किसी को वित्त मंत्री बनाओ, किसी को पुराना हो चुका है मुकेश। लेकिन आशीष जी आपके इस आर्गुमेंट को जनता तो स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, आप जो बोलते हैं ये सही बात है, लेकिन जनता को भी तो स्वीकार करना चाहिए। जनता स्वीकार नहीं करती है, आप या तो समझा नहीं पाते हैं या जो आर्गुमेंट देते हैं उसमें विश्वास नहीं करती है जनता। बिल्कुल, क्योंकि आशीष जी मुद्दे इससे पहले भी कांग्रेस ईडी सीबीआई हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लेकिन जनता तक वो क्यों नहीं पहुंच पाते? बता रहा हूं ना, आपने सही सवाल पूछा, ये प्रश्न का जवाब भी आप ले लीजिए, क्यों नहीं पहुंचा। मैंने आपको पहले ही कहा, स्वीकार किया हमने
कि भाई सत्ता में न रहने की वजह से कैडर निश्चित तौर पर कमजोर हुआ है, और खास करके उस जगह पे जहां पे 15-15, 20-20 साल से सरकार में नहीं है। अब वहां पे क्या हुआ कि हमको अपने कैडर को मजबूत करने की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ कि हमारे पास 402 कैंडिडेट हमने खड़ा किया, हमारे जीते भले तो, लेकिन हमने उस समय अपने आप को मजबूत किया, जिसका परिणाम हमको लोकसभा में देखने को मिला, और उसका विपरीत परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने को मिला। आज बंगाल में हमने अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको उम्मीदवार बना के उतारा, आज के डेट में वहां के वो नेता हैं, उन्होंने अपना कैडर किस तरह से ग्राउंड स्तर पर फैलाया जा सकता है वो करने का उन्होंने। चलिए ठीक है, आपने इस चुनाव से इन दिनों ये सीखा कि अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन को फिर से खड़ा किया जाए, और चुनावी रणनीति में, चुनावी लड़ाई में अगर जाता है तो कार्यकर्ताओं के बिना काम नहीं चलता है, तो कार्यकर्ता बना रहे, ये आपने सीखा, अच्छी बात है। 2027 के चुनाव में आप लड़ेंगे, आप तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे ना सर? समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? आप जैसे एक बड़े विद्वान पत्रकार ने अभी अखिलेश यादव जी से पूछा था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि अखिलेश और राहुल मिलके ही मोदी की लोटियां डुबाएंगे। जैसे कि आपने देखा था ना, अभी रुझान जैसे चल रहे हैं, तो आपने वाराणसी का नतीजा देखा था, प्रधानमंत्री लगातार पीछे। मैं इस बार कहता हूँ ठीक है सर, मैं आपको रोकूंगा, और अभी जो है एक ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग पे जाऊंगा, ब्रेकिंग के बाद जो है। और देखिए बड़ी खबर, बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ, बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त, 190 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त चल रही है, लीड लेते हुए। और देखिए जैसे जैसे समय और गुजर रहा है यही समझा जाए, और मुकेश जी आपने तो कहा भी था 2 बजे तक ये समझा जाए कि ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब तक जो है करीब 12 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी होगा, और अभी 12 राउंड की गिनती के बाद जो रुझानों में जो आगे होता है सरकार उसी की बनती है अब तक का जो है। ठीक है आशीष जी, अब आप बात करें, उसके बाद मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा जी। 6 राउंड 7 राउंड की गिनती लगभग हर जगह पे हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ कि अब जिस हिसाब से आप लोगों ने बोला कि इसमें सीखने के, हर निश्चित तौर पर हर चुनाव में लोगों को सीखना चाहिए, और हमने उसको सीखा। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अविनाश भाई को इतना ये लोग मेहनत करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार इन लोगों को भी अपने दिल पे हाथ रख के। ठीक है सर, मैं बार-बार आपको रोकना पड़ रहा है। ममता बनर्जी का बयान आ रहा जी। 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। बंगाली में बोल रही थी, और जो बंगाली में समझ पाया हूं उसके हिसाब से ये ममता बनर्जी कह रही थी कि बंगाल के पुलिस को अलग करके केंद्रीय सुरक्षा बल के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव में गिनती में धांधली हो रही है, और अभी जो हम फिर से गिनती की मांग करेंगे। पहले वो ईवीएम में वोटिंग की मांग कर रही थी, फिर से वो गिनती की मांग करेंगी। और जैसा कि पहले कह रहे थे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी सीट हार रही है, और अपनी सीट के बाहर जाकर के वो धरना प्रदर्शन कर रही है, जो कहते हैं जहां पर वोट मतपत्र रखे जा रहे हैं, जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर के वो कर रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन ये होना ही था। ये हम लोगों ने पहले से अनुमान किया था कि ममता बनर्जी इस तरीके के आर्गुमेंट्स लेकर के आएंगे जी। अब अविनाश जी के पास एक बार चलते हैं। अविनाश जी, बात जो चल रही है, जो ममता बनर्जी को आप समझ पाएंगे, चूंकि बंगाली में बोल रही थी, जितना समझ पाए होंगे उसके हिसाब से क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, समझ तो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है बंगाली, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है बंगाली, और बंगाली लैंग्वेज के साथ में एक कल्चर को भी जोड़ूंगा। जब पिता और माता मिल करके अगर कन्या शादी के समय कन्या दान करते हैं, तो उसका मतलब नहीं कि वो दान दे दिया कि भैया। तो मिश्रा जी को समझाइए कि एक प्रॉपर ओकेजन होता है जिसका नाम होता है सिंदूर खेला।
ठीक है, उनको नहीं समझदारी है। अब दूसरे बीच में नहीं आशीष जी, मैंने उनको भी, आपको भी, मैंने अविनाश जी को भी रोका था बीच में बोलने समय। आपके पास आ जाऊंगा, दूंगा जवाब देने के लिए समय आपको। आशीष जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। आशीष जी इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आशीष जी आ जाऊंगा आपके पास। जी अविनाश जी, दो बीच में नहीं। आशीष जी प्लीज, आशीष जी बीच में जो पंडिताई यहाँ नहीं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा, पंडिताई यहाँ नहीं। फिर आप लोग पर्सनल बताइए। अविनाश जी प्लीज, अविनाश जी आप जो ना पोक करना बंद कीजिए। ठीक है मिश्रा जी बोलने दीजिए इनको। मिश्रा जी प्लीज इनको बोलने दीजिए। अविनाश जी आप पर्सनल कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे टॉपिक पे। बिल्कुल नहीं बोल जी रहा हूं। मैं तो बिल्कुल जी ठीक है, टॉपिक पे बोलिए। टॉपिक कोई भी आप पंडिताई ना करें। मैं भी कोई, अच्छा ये मुझे भाजपा समझ के क्यों बात कर रहे हैं, मुझे इस पर भी आश्चर्य है और आपत्ति भी है। मैं कोई भाजपा तो हूं नहीं, ये मुझे भाजपा क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये कोई गाली दे रही है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए अब बताइए इनका क्या जवाब दूं। ठीक है, बोलते रहिए प्लीज बात जवाब दे देना फिर बताना। तो अब आप ये समझिए कि ममता जी जो बता रही थी, वो ये बता रही थी कि उनकी हार का कारण जो है वो एसआईआर है, उनके हार का कारण सेंट्रल फोर्सेस है, उनके हार का कारण जो है वो लोगों को वोट नहीं देना है। और असली जो झूठ बोल रही थी कि अभी 3 या 4 राउंड काउंटिंग, अब दो में से कोई एक आदमी तो झूठ बोल रहा है। एक 6 बता रहा था इशारे से, वो कह रही है 3-4, तो ठीक है, ये फुअर आदमी है। चलिए, ममता बनर्जी ने चूंकि बंगाली में बोला था, एक्चुअल में क्या बोला था वो हिंदी भाषियों के लिए हमने ट्रांसलेट करके एक ब्रेकिंग में दिखा रहा हूँ एक्चुअल में क्या बोला था ममता। देखिए, मतगणना के बीच ममता का ये पहला बयान, टीएमसी के काउंटिंग एजेंट सेंटर नहीं छोड़े। उन्होंने साथ में कहा काउंटिंग सेंटर पर हमें रोका जा रहा। वीडियो संदेश जारी कर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के बीच, देखिए ये बड़ा बयान ममता बनर्जी का सामने आया है, टीएमसी के काउंटिंग एजेंट सेंटर नहीं छोड़े। अपने एजेंट से भी उन्होंने अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर पर हमें रोका जा रहा है, हमारे एजेंट्स को रोका जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था काउंटिंग सेंटर को लेकर। तब भी उन्होंने आपत्तियां जताई थी कि केंद्र की जो कर्मचारी हैं वो क्यों तैनात किए गए हैं। में केंद्रीय कर्मचारी की तैनाती पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे फटकारा था। बोला कि ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग का ये राइट बनता है, ये उनके अधिकार में है कि वो किनसे गिनती करवाएं, किनसे नहीं करवाएं। तो ये चीज तो खारिज हो गई थी और अभी वही चीज है। अविनाश जी के पास वापस जा रहा हूं। जी अविनाश जी बात पूरी करें। जो भी रिजल्ट आएगा, देखिए मैं तो ये बस इतना होप कर रहा हूं कि टीएमसी 100 क्रॉस कर जाए। मेरा अपना आकलन है कि टीएमसी 100 से भी नीचे आ सकती है, 99 पे रह जाए, पर मेरा अपना आकलन है कि 100 से नीचे रहेगी। नंबर 1, देखिए मूल बात क्या हो रही है जो हम मिस कर रहे हैं। मूल बात यह हो रही है कि जो भी सीट जीती जाएंगी या जो भी लीड्स है आपकी, अगर बैक ऑफिस कोई टीम है तो उसमें यह देखने की जरूरत है कि बंगाल में हो चाहे केरला में हो, आपको यह देखने की जरूरत है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट, या साहब ये तीनों जगह मुस्लिम बाहुल्य सीट किस पार्टी को जा रही है। ये हिंदू का जागरण है, ये हिंदुत्व का जागरण है, ये जो हिंदुस्तान का जो सनातन जो है उसको रिक्लेम किया जा रहा है। और जहां तक बैसाखी की बात हो रही है, उनको पता होना चाहिए कि बिहार में जिसको ये बैसाखी समझ रहे थे, आज बिहार में भी भाजपा का सीएम है। तो कोई बैसाखी नहीं है, कोई बैसाखी नहीं था। भाजपा उसके बाद से इलेक्शन के 2024 के बाद से 5 इलेक्शन धूल चटा चुकी है। जितने भी बाबा बने हुए थे सबको धूल चटाया है। और ये देखिए मुकेश जी कि कितने मुस्लिम बाहुल्य, ठीक है जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है उस पे उसकी बात आपने करा, लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट किया है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत जो है बिना मुसलमानों के संभव नहीं है। मुझे लगता है कि मुसलमानों ने भी बीजेपी में विश्वास भरोसा जताया। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ब्रेकिंग खबर हमारे पास आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल के पनिहाटी सीट से बीजेपी आगे है। आरजीकर पीड़िता की मां इस सीट से बीजेपी की प्रत्याशी है। 3000 वोटों से वो आगे चल रही है। तो आरजीकर रेप पीड़िता की जो मां है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। पनिहाटी सीट जहां से बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने उस डॉक्टर जिनकी हत्या कर दी गई थी रेप के बाद से, उसकी मां को वहां पर बिठाया है और कैंडिडेट बनाया था पनिहार से, और वहां पर उनको जनता का समर्थन मिल रहा है और वो 3000 वोटों से आगे चल रही है। और ये बताती है कि बंगाल का जो वोटर है, बंगाल का जो मूड है वो टीएमसी के खिलाफ है, वो जो हवा है वो टीएमसी के खिलाफ चल रही है और ये जो परिवर्तन की लहर चल चुकी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने दर्शकों की
कि बंगाल का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर यह है कि एक बार जो सरकार से पार्टी चली जाती है, बाहर जाती है, वो दोबारा वापस नहीं आती। लंबे समय तक याद कीजिए सिद्धार्थ शंकर रे जो 1977 में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उसे लेफ्ट ने हराया था, और लेफ्ट ने उसके बाद से करीब 34-35 साल का शासन किया, और 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ताच्युत किया, और उसके बाद से लेफ्ट कहीं नजर नहीं आ रही है। और वही हाल जो है इस बार जो है टीएमसी का यहाँ पर, लेकिन टीएमसी यहाँ पर विपक्ष में रहेगी, लेकिन विपक्ष में जब रहेगी, अगला चुनाव होगा तो शायद टीएमसी के साथ भी वही हो जो बाकी दो पार्टियों के साथ हुआ था। तो विपक्ष में कौन आएगा इसकी अब लड़ाई होगी, क्योंकि सत्ता में तो अब कांग्रेस को, लेफ्ट को और टीएमसी को हरा करके बीजेपी अब काबिज होने जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अविनाशी जी, मैं यही कह रहा था मुकेश जी, पुनः फिर मैं दोहराऊंगा कि अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए। मैं आपको बहुत गहनता से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जितनी भी मुस्लिम बहुल्य सीट है, करीबन 77 से 80 सीट जो है बंगाल में, चाहे असम में 23 से 25 सीट है जो परिसीमन के बाद नई गढ़ी गई थी, 28 से वो 22 हो गई थी मुस्लिम सीट डोमिनेटेड। मैं कह रहा हूं जहां पे 40% से ऊपर मुस्लिम सीट है। मुकेश जी मेरा कहना मानिएगा, और ये हम कल भी मिलेंगे और लगातार मिलेंगे, आशीष जी को भी रखिएगा। मैं ये बात आपको खुल के बता रहा हूं, ये हिंदू रिवाइवलिज्म है, ये हिंदुत्व का रिवाइवलिज्म है। जिन लोगों ने भी हिंदुत्व को डेंगू मलेरिया बोला था तमिलनाडु में, देखिए आज उनका क्या हश्र है। जिन लोगों ने मां माटी मानुस बोल करके मुस्लिम के लिए मदरसा, मुस्लिम के लिए मौलाना, आप सोच सकते हैं कि जो साइंटिफिक वाला जो डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए 1100 करोड़ और मुसलमान के लिए 5000 करोड़ बंगाल के बजट में। कहां था ये देश? ये कभी न कभी हिंदू जागेगा। आशीष जी हमारे पास साथ में, आशीष जी से ही पूछूंगा, एक जो बात जो माइन्यूटली किया गया था टीएमसी की तरफ से, ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को जिस तरीके से घुसाया गया, ऑलमोस्ट मुसलमान की सभी जाति उपजातियों को जो है ओबीसी में आरक्षण दे दिया गया। धर्म के नाम पे आरक्षण देने की मनाही है, धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन टीएमसी ने वहां पर ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को शामिल करके उन्हें आरक्षण देने की कोशिश की, और कुछ जगहों पे कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया, लेकिन बाकी जो मेजोरिटी जो मुसलमान की उपजातियां थी उनको ओबीसी के भीतर में रिजर्वेशन मिल गया वहां पे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो साइलेंटली काम कर रहा था वेस्ट बंगाल में, और टीएमसी के खिलाफ जो है ये चीजें चल रही थी, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ जो वोट थे दूसरे जो बिखरे हुए थे, उनको बीजेपी ने अपने में समेटने किया। उनका एक मुश्त जो वोट मुसलमानों का था वो इस बार भी मिला है, पहले भी मिलता रहा। एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास वेस्ट बंगाल से। देखिए बड़ी खबर बता दें, बंगाल में दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी वाला जादू। जंगल महल बेल्ट की अगर बात करें तो बीजेपी को भारी बढ़त। झालग्राम से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साव आगे चल रहे हैं, तो जंगल महल जो बेल्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त यहां पर नजर आ रही है। बंगाल में जहां पर प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाया था, उस जंगल महल बेल्ट में जितनी भी विधानसभा हैं उन सभी विधानसभाओं पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, और इसे झालमुड़ी इफेक्ट जो है कहा जाता है। और ये मानेंगे भी कि उस एरिया की जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई है। तो झालमुड़ी खाने का, 10 रुपए की झालमुड़ी खाने का इतना बड़ा इनाम जो है जनता ने बीजेपी को दिया है। ऑलमोस्ट लगता है कि जितनी भी सीटें हैं सभी सीटों पर बीजेपी जो है वहां पर लीड कर रही है। जी, और इस बीच देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी एक बार दर्शकों तक पहुंचाएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंश बस हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम और साथ के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी के रुझान आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए केरल की अगर आप चुनाव की बात करेंगे तो वहाँ पे एक हमें बढ़त जो है दिखती है। वहाँ पे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एलडीएफ की सरकार को लोगों ने नकारा है, और यूडीएफ की हमारा जो गठबंधन है उसके तरफ लोगों ने अपना जो है विश्वास जताया है। इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ जो है जा रही है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में पिछली बार अगर आप देखेंगे 2021 में हमारी वहाँ पे एक भी सीट नहीं थी, वहाँ पे हमारा वोट प्रतिशत भी ना के बराबर था। लेकिन इस बार जिस हिसाब से जो शुरुआती रुझान में वहाँ पे हमें जो है बढ़त दिख रही है, हमारी जो सीटें वहाँ पे आ रही हैं, एक बात जो है वो स्पष्ट हो चुकी है कि वहाँ पे हमारा जो है अच्छा एक लोगों का विश्वास आ रहा है। जो एक रस्साकसी की लड़ाई वहाँ पे चल रही थी, उस रस्साकसी की लड़ाई को छोड़कर
लोग बाग एक तीसरे विकल्प के तौर पे कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। रही बात बाकी अन्य राज्यों में, तो ये अभी शुरुआती रुझान है। वहाँ पे आप जैसे जैसे देखेंगे वहाँ पे जो है आपको जो है स्पष्ट वहाँ पे जनादेश दिखने वाला है। जैसा कि आपने बताया केरल में आप बढ़त बना रहे हैं, जीत का जश्न भी हम ढोल नगाड़े के साथ देख रहे हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर। क्या आपको लग रहा है किस तरीके का जश्न होने वाला है? देखिए केरल में कोई लीड कर रहा है, कभी कोई लीड कर रहा है। अगर सिर्फ इस तौर पे देखा जाए, मान लीजिए कि ममता बनर्जी हार जाती है तो फिर टीएमसी का क्या पा रहे हैं? ममता जी तो पिछली बार चुनाव में हार गई थी 1800-1900 वोट से, लेकिन फिर भवानीपुर से बहुत बड़ी जीत भी दर्ज की। इसको इतना व्यक्तिगत और आत्म केंद्रित विमर्श ना बनाया जाए। कोई भी इते ममता जी ने 15 वर्षों तक वहां की नुमाइंदगी की, बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। बंगाल आपको असहमति उनसे हो सकती है, लेकिन एक लीडर के रूप में उनके कद से किसी को असहमति नहीं होगी, उनके कंट्रीब्यूशन से भी नहीं। 15 साल कोई सत्ता में रहता है तो बहुत तरह की चीजें होती हैं। मुझे अभी जो थोड़ा आज के दिन थोड़ा झा थे, आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, और जिस तरीके से ममता बनर्जी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, इससे ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है शायद जो है इस बार सत्ता से बाहर चली जाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सियासत के संग्राम में वापस हम आएंगे और इसी तरीके से चर्चा जारी रहेगा। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।